आइए आज समझते हैं कि अमेरिका में कंस्ट्रक्शन लेबरर या फिर ट्रेड वर्कर्स सिस्टम कैसे काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे कम पैसा कोई कमाता है तो वह मजदूर है। अगर आप एक ऑफिस वर्कर या एक मजदूर के काम को कंपेयर करें तो मजदूर का काम एक ऑफिस में बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर से बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी मजदूर को बहुत कम पैसे मिलते हैं। इस मामले में अमेरिका का लेबरर सिस्टम बहुत ही अलग और बहुत अच्छा है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में समझते हैं कि अमेरिका में अलग अलग ट्रेड में वर्कर्स कितना कमाते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, उनकी सेफ्टी को लेकर कंपनियों को ज़्यादा सतर्क क्यों रहना पड़ता है, यूनियन और नॉन यूनियन वर्कर्स में क्या अंतर होता है इत्यादि। सबसे पहले समझिए कि ये यूनियन और नॉन यूनियन वर्कर्स क्या हैं। यहाँ अमेरिका में लगभग सभी डिपार्टमेंट के वर्करों का अलग अलग यूनियन होता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल, ट्रक, फार्म इक्विपमेंट वर्कर्स के लिए UAW यानी कि यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स, इलेक्ट्रिकल वर्कर्स के लिए IBEW यानी कि इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्कर्स, कस्टमर सर्विस टेलीकम्युनिकेशन के लिए CWA यानी कि कम्युनिकेशन वर्कर्स ऑफ अमेरिका, प्लम्बिंग पाइप फिटिंग के लिए UA यानी कि यूनाइटेड एसोसिएशन। छोटे और बड़े मिलाकर ऐसे लगभग 80 से भी ज़्यादा यूनियन पूरे अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से कुछ यूनियन अमेरिका के सभी स्टेट्स में हैं और कुछ यूनियन केवल किसी किसी प्रदेश में ही अवेलेबल हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल यूनियन लगभग सभी स्टेट्स में है, वहीं रेस्टोरेंट होटल वर्कर्स के यूनियन केवल किसी किसी स्टेट्स में ही उपलब्ध हैं। हालांकि किसी भी कंपनी को यूनियन ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं होता है, ना ही इतना आसान होता है। जो भी कंपनियां यूनियन कॉन्ट्रैक्टर यानी कि यूनियन का हिस्सा होती हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी यूनियन की होती है। आसान भाषा में यह भी कह सकते हैं कि यूनियन कॉन्ट्रैक्टर को केवल काम खोजने की ज़रूरत होती है, वर्कर्स यूनियन प्रोवाइड करती है। वहीं नॉन यूनियन यानी कि जो कंपनियां यूनियन का हिस्सा नहीं होती हैं, उन्हें काम और वर्कर्स दोनों खोजना होता है। ये तो यूनियन और नॉन यूनियन कंपनीज की बात हो गई। अब आते हैं ट्रेड वर्कर्स पर। किसी भी वर्कर्स को स्किल्ड यूनियन जैसे कि इलेक्ट्रिकल यूनियन, मेटल वर्कर यूनियन, पाइप फिटर यूनियन, एलिवेटर यूनियन, रोड कंस्ट्रक्शन यूनियन या फिर कोई भी और स्किल ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी होता है और एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना, जो कि बेसिक मैथ और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव का टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने के बाद उनका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू पास करने के बाद उन्हें अप्रेंटिसशिप में दाखिला मिलता है, या यह भी कह सकते हैं कि अब उन्हें स्कूलिंग करनी होती है। सभी ट्रेड के स्कूल पीरियड अलग अलग होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्कर की स्कूलिंग 5 वर्षों तक होती है, मेटल वर्कर की स्कूलिंग 3 वर्षों तक। इसी तरह अलग अलग ट्रेड की स्कूलिंग पीरियड अलग अलग होता है। हालांकि अप्रेंटिसशिप स्कूल नॉर्मल स्कूल से अलग होता है। यहाँ आपको काम करने के दौरान पढ़ाई करनी होती है। यह स्कूलिंग प्रत्येक 6 हफ्ते में 1 हफ्ते के लिए होता है, यानी कि 6 हफ्ते काम करना होता है और उसके बाद 1 हफ्ते स्कूल अटेंड करना होता है। उस 1 हफ्ते स्कूलिंग के लिए बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। जैसे जैसे अप्रेंटिसशिप का लेवल बढ़ता जाता है, वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ती जाती है। प्रत्येक प्रदेश में सैलरी रेंज अलग अलग होते हैं। यह सैलरी रेंज उस प्रदेश की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका का एक प्रदेश जिसका नाम यूटा है, वहाँ एक आयरन वर्कर की सैलरी अप्रेंटिस प्रथम ईयर में $15 प्रति घंटा से स्टार्ट होती है और तीसरा साल पूरा करने पर उसकी सैलरी 27 घंटे प्रति घंटा रहती है। इसी प्रदेश में एक इलेक्ट्रीशियन की सैलरी $19 प्रति घंटे से स्टार्ट होती है और 5 साल पूरा होने पर उसकी सैलरी $36 प्रति घंटे हो जाती है। वहीं अगर एक दूसरे स्टेट वाशिंगटन स्टेट के इलेक्ट्रीशियन की एग्जांपल लें तो इस प्रदेश में इनकी सैलरी $28 पर घंटे से स्टार्ट होती है और पूरा पढ़ाई ख़त्म करने पर इनकी सैलरी $65 पर घंटे हो जाती है। तो अब आप कहेंगे कि सभी लोग ऐसे स्टेट में जाके काम क्यों नहीं करते जहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है। ऐसा नहीं है। पे स्केल यानी सैलरी उस स्टेट की इकोनॉमी के अनुसार फिक्स की जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस प्रदेश में सैलरी ज़्यादा मिलती है उस प्रदेश में रहना, खाना, पीना सब महंगा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यूटा में
अगर एक बेडरूम का अपार्टमेंट का किराया $1200 से $1300 पर मंथ है तो वही अपार्टमेंट वाशिंगटन स्टेट में $1800 से $2000 पर मंथ होता है। चलिए, ये तो यूनियन स्कूलिंग की बात हो गई। अब आते हैं नॉन यूनियन पर। नॉन यूनियन स्कूलिंग लगभग यूनियन स्कूलिंग की तरह ही होती है, यह बस थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन इसमें दाखिला लेना बहुत ही आसान होता है। आइए अब समझते हैं कि यूनियन वर्कर्स और नॉन यूनियन वर्कर्स की सुविधाओं में क्या अंतर होता है। यूनियन वर्कर्स को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, डेंटल, विजन और साथ साथ यूनियन वर्कर्स को एक अच्छा खासा रिटायरमेंट प्लान भी मिलता है। नॉन यूनियन वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, डेंटल, विजन तो मिलता है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कटाना पड़ता है और उन्हें कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं मिलता है। कंपनी के पास काम की कमी होने से अगर वह एम्प्लॉय की कटौती करती है तो उनके लिए काम खोजने की जिम्मेदारी और बेरोजगारी भत्ता फाइल करने की जिम्मेदारी यूनियन की होती है, लेकिन नॉन यूनियन वर्कर्स को ये सब खुद करना पड़ता है। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद अगर कोई यूनियन वर्कर किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम करना चाहता है तो उसके लिए नौकरी खोजने की जिम्मेदारी यूनियन की होती है। हालांकि यूनियन वर्कर्स को $50 से $60 का एक छोटा सा अमाउंट का फी यूनियन को पे करना होता है। अगर कोई भी वर्कर यह फीस नहीं भरता है तो वह यूनियन का हिस्सा नहीं रहता है और उससे यूनियन के सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। अमेरिका में वर्कर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट संस्था ओसा यानी कि ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं। ड्यूटी के दौरान अगर किसी वर्कर की मौत हो जाती है या कोई वर्कर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है तो ओसा के द्वारा सरकारी लेवल पर जांच होती है। अगर जांच में वर्कर की सुरक्षा को लेकर कंपनी दोषी पाई जाती है तो कंपनी को एक भारी जुर्माना भरना पड़ता है। किसी किसी केस में तो कंपनी बंद भी हो जाती है। सभी कंपनियों में सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं जिनका काम एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी ट्रेनिंग देना होता है और यह ट्रेनिंग लगभग प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक महीने दिया जाता है। प्रतिदिन काम शुरू होने से पहले एम्प्लॉयज़ सेफ्टी ट्रैक फॉर्म भरते हैं और सेफ्टी रेगुलेशन पर साइन भी करते हैं। इंडस्ट्रियल जॉब साइट पर काम करने वाले वर्कर्स को पीपीई में रहना जरूरी होता है, यानी कि हार्ड हैट, सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी बूट इत्यादि। अगर कोई भी वर्कर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो कंपनी को पूरा हक है उसे काम से निकाल देने का। और अगर कोई भी कंपनी किसी वर्कर को उसकी गलती या नियम का पालन न करने से निकालती है तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार नहीं रहता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्कर कैसे काम करता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में और जानकारी के साथ। धन्यवाद।